चैप्टर 2021 से 2030। उसका क्षेत्र पर्याप्त नहीं है। कम से कम आज ज़ियाओ फैन की तुलना हुइयान से नहीं की जा सकती। और यह बौद्ध धर्म हुइयान द्वारा बुलाया गया। मुझे लगता है जियो फैन इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। पौराणिक आरोहण, जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने तारा मानचित्र में पुस्तकों में देखे गए आरोहण को याद किया। ये सिर्फ स्वर्गारोहण के बारे में है। इसमें जो कुछ दर्ज है वह बहुत अस्पष्ट और अवास्तविक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक बार आप ऊपर उठ गए तो आपका जीवन काल अनंत और शाश्वत हो जाएगा। हालांकि होंगतियन स्टार डोमेन में कुछ पुरानी प्रावस्तुएं लंबे समय से मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी बची हुई हैं। और पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग, जिन्होंने युवावस्था में अक्सर अपना खून बहाया और युद्धों में अपने जीवन का बलिदान दिया, शायद बहुत पहले ही चले गए हैं। आखिरकार, बलिदान किए गए जीवनकाल को पुनः प्राप्त करना बहुत कष्टकारी होता है। कुछ को तो पुनः प्राप्त करना भी संभव नहीं होता। अब हुइयान वास्तव में ऊपर उठ सकता है और उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। जियो फैन के विचार थोड़े जटिल थे और उसने ये भी सोचा कि क्या हुइयान के पास भी कोई खजाना है। ज़ियाओ किंग और ज़ियाओली बौद्ध दुनिया की सार्वभौमिक शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत कठिन है और उन्हें हर समय अपने दिमाग को सतर्क रखने की जरूरत है। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे प्रभावित होंगे। पिताजी, क्या ये स्वर्गारोहण है? जियो ली ने उत्सुकता से पूछा। वह जिंगलुओ मंडप से आरोहण के सिद्धांत के बारे में भी कुछ जानता था। ऐसा होना चाहिए। जियो फैन ने सिर हिलाया, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं दिया। आज मैं बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति से अपना सिर झुकाता हूँ और मुझे आशा है कि बुद्ध का द्वार खुल जाएगा और मेरे शिष्यों को बचाएगा। इस समय हुइयान ने अपने हाथ जोड़े, घुटनों के बल बैठ गया और अत्यंत सम्मानपूर्ण भाव से देखा। वह जलती हुई आंखों से बौद्ध द्वार की ओर देख रहा था, कुछ पाने की उम्मीद में। यहाँ तक कि जियो फैन, जियो किंग और जियो ली भी उत्सुक थे कि हुइयान किसका इंतजार कर रही थी। अगले ही क्षण कहीं से आती एक बौद्ध ध्वनि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। बुद्ध की वाणी के आगमन के साथ ही संसार में विचित्र घटनाएं भी घटित होती हैं तथा तारा क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र में मृत वृक्षों का पुनर्जन्म होता है। अचानक एक धुंधली आध्यात्मिक वर्षा होने लगी। ये शांतिपूर्ण वर्षा की बूंदें किसी की शत्रुता को धो सकती थी और यहाँ तक कि किसी के मूड को भी बेहतर बना सकती थी। अमिताभ, हाँ, बौद्ध संप्रदाय के भीतर से एक ऊंची आवाज सुनाई दी। हुइयान इतना उत्साहित था कि वह बार बार झुककर प्रणाम कर रहा था। ज़ियाओ फैन ने यह दृश्य देखा और समझ गया कि यह बौद्ध संप्रदाय के बड़े लोग थे जो सहमत थे। बौद्ध द्वार के भीतर धुंध में दो आकृतियां बाहर निकलीं। ये दो भिक्षु हैं, दोनों ने अपने हाथ जोड़े हुए हैं, गंभीर दिख रहे हैं और उनके चेहरों पर सौम्य मुस्कान है। बधाई हो बधाई, मैंने बौद्ध धर्म के द्वार पर दस्तक देने के लिए धर्म की शक्ति का उपयोग किया। मैं भूल गया कि आप जैसे व्यक्ति को प्रकट होने में कितने वर्ष लगे थे। दोनों व्यक्ति एक के बाद एक हंसे और धीरे धीरे हुइयान के सामने चले गए। अमिताभ, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आप दोनों भाइयों का धन्यवाद। हुइयान धीरे से खड़ा हुआ, अपने हाथ जोड़े और दोनों व्यक्तियों को आदरपूर्वक झुकाया। आपका स्वागत है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग बताया कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत दयालु और विनम्र था। उनमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। ठीक है कनिष्ठ भाई, हमारे साथ बौद्ध जगत में चलो, उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। इन दोनों लोगों से निकलने वाली आभा इतनी शांतिपूर्ण थी कि जियो फैन एक दूसरे के दायरे को महसूस नहीं कर सका। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि दूसरे पक्ष का क्षेत्र ऊंचा है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई अज्ञात शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हुइयान ने अपने हाथ जोड़े और झुकाया। हाँ, एक भिक्षु ने सिर हिलाया। हुइयान ने जियो फैन को देखा, मुस्कुराए और जियो फैन की तरफ उड़ गई। भाई, अगर तुम सचमुच मेरे साथ नहीं आते तो यह एक बढ़िया अवसर है, हुइयान ने गंभीरता से कहा। ओह नहीं नहीं, मुझे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चों की देखभाल करनी है। जियो फैन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ओह, तुम लोगों का क्या हाल है? हुइयान ने जियो किंग और जियो ली की ओर देखा। वह जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे वह स्वाभाविक रूप से ज़ियाओ फैन था, लेकिन ज़ियाओ फैन ने इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने यह अवसर अपने बच्चों के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। नहीं, मेरे माता पिता यहाँ हैं। जियो किंग ने बार बार अपना सिर हिलाया। तुम्हारे बारे में क्या? हुइयान ने फिर से शियाओली की ओर देखा। तुम्हारा सुनहरा शरीर बौद्ध धर्म के सुनहरे शरीर से बहुत मिलता जुलता है।
हो सकता है कि तुम्हारे वहां जाने के बाद यह और भी मजबूत हो जाए। मैं भी नहीं जाऊंगा। जियो ली ने अपना सिर हिलाया। वह फिलहाल इस ब्रह्मांड को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके पिता और बहन दोनों वहीं हैं, लेकिन वह अभी भी अपनी मां के बारे में सोच रहा है। यह ठीक है। हुईएन फिर से निराश हो गई। वह ये देखने के लिए अंतिम प्रयास करना चाहता था कि क्या जियो फैन ने अपना मन बदल लिया है। अब ऐसा लगता है कि यह अभी भी बेकार है और दूसरा पक्ष अभी भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। तो फिर भाई, मैं जा रहा हूँ। हुई ने जियो फैन की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति अनिच्छा से भरी हुई थी और फिर से झुका। हुयान के धनुष को बौद्ध जगत के दो भिक्षुओं ने देखा। उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखी। उन्होंने जियाओ फान को गहराई से देखा, झिझके, लेकिन कुछ नहीं कहा। जियो फैन ने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा और उसके शरीर में भी अकथनीय शक्ति प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। भाई, अलविदा। हुईयान अनिच्छा से मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। अपना ख्याल रखना, जियो फैन ने गंभीरता से कहा। सिस्कारी। इसी समय पास में एक खाली दरार दिखाई दी। एक काला अजगर दहाड़ता हुआ बाहर आया, जिसके पूरे शरीर से एक अजीब जानलेवा आभा फैल रही थी। आओली, ये सही है, ये काला ड्रैगन एओली है। एओली के प्रकट होने के बाद वह आकाश की ओर गुनगुनाने लगा। उसके शरीर में मौजूद दुष्ट आत्मा और आक्रोश बाहर निकल आए और तारों से भरे आसमान से गिरती रोशनी की बारिश से लगातार धुलते जा रहे थे। अब एओली बहुत दर्द में था। वह अब लगभग पागल हो चुका है और पागलपन की कगार पर है। एओली के आने के बाद वह एक मानव रूप में परिवर्तित हो गया, अपना सिर पकड़कर रोने लगा। इतना बड़ा आक्रोश, एक भिक्षु ने बड़बड़ाया। दूसरे भिक्षु ने कहा, हाँ, और इसमें मृत्यु की सांस भी है, जो संभवतः बलपूर्वक शक्ति वृद्धि के कारण होती है। अच्छा। इस समय एओली का आगमन सभी की उम्मीदों से परे था। जब एओली वहां पहुंचा तो वह क्रूर और डरावना लग रहा था और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। जियो फैन हैरान था, क्या एओली यहाँ मरने के लिए आया था? ये सही नहीं है। भले ही एओली पागल था, वह कभी भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि आत्महत्या कर ले। क्या ये प्रस्तुत किया गया है? जियो फैन ने प्रकाश की गिरती बारिश को देखा। ये बहुत संभव लग रहा था। इसके बाद एओली ने घुटनों के बल बैठकर हुईएन के सामने सिर झुकाया। मास्टर, कृपया मुझे बचाए। जियो फैन, जियो किंग, जियोली, हुईएन। दाता, कृपया धीरे बोलें, हुईएन ने शांति से कहा। हालांकि वह एओली पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पास में ही बौद्ध दुनिया से एक दूत था, इसलिए वह फिलहाल अपना असली स्वरूप प्रकट नहीं कर सका। मास्टर, कृपया मुझे बचाए, मुझे समझाए। मैं दर्द और परेशानी में हूँ। मैं आपकी सवारी बनने को तैयार हूँ। कृपया मुझे ले जाए। एओली जोर से चिल्लाया और तब तक रोया जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। ठीक है, मैं बौद्ध दुनिया में जा रहा हूँ और मुझे किसी वाहन की जरूरत नहीं है। हुईएन ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। चुटकुला, उसे एओली पर सवारी करने दो। क्या बड़ी बात है, वह एओली को यह अवसर नहीं देना चाहता है। नहीं, मास्टर, कृपया। मैं आपके लिए एक गुलाम की तरह काम कर सकता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ले जाएंगे। एओली तब तक दहाड़ता रहा जब तक कि उसका गला खराब नहीं हो गया। ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में दर्द में था। ये दर्द असामान्य है। उस पर बुरी आत्माओं और आक्रोश का आक्रमण हो गया था, जिससे उसका मन पूरी तरह से बदल गया। यदि आप इसमें बुद्ध क्षेत्र से आने वाली हल्की वर्षा का बपतिस्मा जोड़ दें, इसलिए सबसे अधिक पाप एओली में महसूस किए गए थे। यह इतना अधिक है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने जो सारा आक्रोश अपने अंदर समाया हुआ था, वह अब फूट पड़ा और बपतिस्मा ले रहा था। लेकिन यह, हुईएन हिचकिचाया और एओली को दूर नहीं ले जाना चाहता था। कनिष्ठ भाई, आप इसे ला सकते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम इस छोटे ड्रैगन को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एक भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, इसका उपयोग गाड़ी खींचने के लिए किया जा सकता है। एक अन्य भिक्षु भी बोला। हुईएन ने एओली की ओर देखा। तुम, मास्टर, मुझे ले चलो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एओली दहाड़ा और फिर जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, उसने जियाओली की ओर देखा। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। कृपया मुझे अच्छे शब्द कहने में मदद करो। ऐसा कहने के बाद एओली ने जियो फैन और जियोली के सामने झुकना शुरू कर दिया। वह ड्रैगन पैलेस में सबसे बड़ा दुष्ट था, लेकिन अब वह बहुत विनम्र हो गया है।
जियो फैन, जियो ली, मैं बौद्ध नहीं हूँ, तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? जियो फैन अवाक रह गया, बहुत असहज महसूस कर रहा था। एक तरफ खड़े एओली को भी बहुत अजीब लगा। एओली को दबाव में आकर झुकने के लिए मजबूर नहीं किया गया, बल्कि उसने अपनी इच्छा से ही झुकना स्वीकार कर लिया। कनिष्क भाई, मुझे लगता है कि यह छोटा सा ड्रैगन बहुत अच्छा है, आप इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? भिक्षुओं में से एक ने फिर से कहा। यह ठीक है, हुयेन अंततः सहमत हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दोनों गुरुजनों। एओली ने बार बार दोनों भिक्षुओं के सामने सिर झुकाया। वह बहुत खुश दिख रहा था क्योंकि वह बौद्ध दुनिया में जा सकता था। तो फिर अंदर आ जाओ, हुई ने हल्के से कहा और अपना दाहिना हाथ हिलाया और एओली पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। आउच! एओली दहाड़ा और उसके शरीर पर मौजूद सारी बुरी आत्मा और आक्रोश गायब हो गया और वह अपने मूल स्वरूप में लौट आया। एओली ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और हुयान ने उसे आत्मा पशु कंगन में डाल दिया। हुयैन ने आह भरी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को उसने बचाया है वह एओली होगा। मैं जा रहा हूँ भाई, हुई ने फिर मुड़कर जियो फैन को देखा। अपना ख्याल रखना। जियो फैन ने सिर हिलाया। हुया ने सिर हिलाया, दोनों भिक्षुओं के सामने आया और अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। चलो भाई, बाद में प्रवचन होंगे, एक साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई, हुया ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। दोनों भिक्षुओं ने मुड़कर बौद्ध मंदिर में प्रवेश किया। हुइन आगे बढ़ा और जब वह बौद्ध द्वार पर पहुंचा तो उसने फिर मुड़कर शियाओ फैन की ओर देखा और आदरपूर्वक सिर झुकाया। बाद में जियो फैन की निगाह में हुया ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध जगत का स्वर्णिम द्वार अचानक बंद हो गया और पवित्र एवं शांतिपूर्ण प्रकाश तारों भरे आकाश में लुप्त हो गया। हुयान बुद्ध के राज्य में चले गए। चलो चलें। जियो फैन ने सांस छोड़ी और जियो ली और जियो किंग की ओर देखा। ठीक है पिताजी, जियो किंग ने सिर हिलाया। जियो ली ने सिर हिलाया। तीनों चले गए। अभी अभी हुयान ने जियो फैन को कुल 5 बार प्रणाम किया। हर बार जियो फैन को अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति होती, लेकिन जियाओ फैन के शरीर के अंदर कुछ भी नहीं था। जब उसने जांचना चाहा तो वह एहसास गायब हो गया। वहां कुछ भी नहीं है। यह इतना भ्रामक है कि कुछ भी पता नहीं चल सकता। यह क्या है? जियाओ फैन उत्सुक था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से उसके लिए अच्छा होगा। इसे देखने का सबसे सरल तरीका यह है कि जब हुई ने सिर झुकाया तो दोनों भिक्षुओं की प्रतिक्रिया क्या थी। जियो फैन के शरीर में सितारा नक्शा अभी भी काम रहा था। ऐसा बुद्ध क्षेत्र द्वार के खुलने से उत्पन्न कंपन के कारण हुआ था। जियो फैन, जियो किंग और जियो ली दूर भाग गए। मूल रूप से जियो फैन ने सोचा था कि अभी इतने बड़े हंगामे के साथ ये गुप्त सितारा क्षेत्र गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। बुद्ध की रोशनी और प्रकाश की वर्षा ने आखिरकार पूरे गुप्त तारा क्षेत्र को आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया और अंतरिक्ष और भी अधिक स्थिर हो गया। जियाओ फैन को ध्यान लगाने के लिए एक शांत ग्रह मिला। वह ये देखना चाहता था कि क्या वह उन तारों को तोड़ सकता है जिन्हें नीचे खींचा जा रहा था। जियाओ ली और जियाओ किंग उसकी रक्षा के लिए बाहर खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि जियाओ फैन के पास कीमती खजाना स्टार मैप था। ऐसा नहीं है कि जियाओ फैन ने यह बात अपने बच्चों से छिपाई, लेकिन वह उन्हें बता नहीं सका। ये खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम अब तक जियो फैन ने कभी भी स्टार मैप से अधिक शक्तिशाली खजाना नहीं देखा है। अब मुझे बौद्ध जगत का द्वार दिखाई दे रहा है। जियो फैन ने अनुमान लगाया कि इस तारा मानचित्र की उत्पत्ति शायद और भी अधिक चौंकाने वाली थी। ये किसी महान दुनिया का खजाना भी हो सकता है। जियो फैन पैर मोड़कर बैठ गया। उसकी आत्मा स्टार मैप में प्रवेश कर रही थी। आकाश टिमटिमाते तारों से भरा है और तरह तरह की अजीब रोशनियां दिखाई दे रही हैं। तारों भरे आकाश के ऊपर एक सुनहरा सितारा हमेशा असीम बुद्ध शक्ति बिखेरता रहता है। ये तारा बहुत बड़ा है और इससे निकलने वाली आभा विस्मयकारी है और हो सकता है कि लोग इसे छूना ही न चाहें। ये एहसास बहुत अजीब है। इसकी आभा उन 2 लोगों से बहुत मिलती जुलती है जो अभी दिख रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि इस तारे का स्वामी बौद्ध धर्म से हो? जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में ज्ञान की झलक चमक रही थी। पुकारना। जियो फैन ने तारे को नीचे बुलाया और वह धीरे धीरे उसके सामने आ गया। जियो फैन ने सितारों की ओर देखा। उसका दाहिना हाथ सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। आह, इसे मेरे लिए तोड़ दो, जियो फैन दहाड़कर बोला और मुक्का मारा।
तुम्हें पता है, जियोफैन पहले ही स्टार मैप में बड़ी संख्या में सितारों को तोड़ चुका है। उनकी वर्तमान ताकत असाधारण है। लेकिन जियोफैन द्वारा तारे पर मुक्का मारने के बाद तारे के बाहर एक धुंधली बुद्ध ज्योति प्रकट हुई और जियोफैन की सारी शक्ति नष्ट हो गई। ये कैसे हो सकता है? जियोफैन आश्चर्यचकित था। तारे को छूने से पहले ही उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यदि यह जारी रहा तो हमें क्या करना चाहिए? फिर से आओ। जियोफैन दहाड़ा और फिर से मुक्का मारा। बूम बूम बूम। यह मुक्का पिछले मुक्के से भी अधिक शक्तिशाली था और इसके साथ असीम गड़गड़ाहट भी थी। लेकिन फिर भी बेकार। तारों के पार से एक मंद बुद्ध प्रकाश उभरा, जिसने जियोफैन के हमले को अप्रभावी बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सितारा जियोफैन को पहचान ही नहीं पाया। अजीब, जियोफैन ने बड़बड़ाया। इस तारे में सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसका स्वभाव अजीब है और वह मुझे उसे मारने भी नहीं देता। क्या आपको लगता है कि आप दयालु नहीं हैं? फिर से आओ। जियोफैन गुस्से से चिल्लाया और फिर से मुक्का मारा। दुर्भाग्यवश परिणाम अभी भी वही है। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। इस समय इस तारे को तोड़ना शायद असंभव था। बॉस, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। जियोफैन के शरीर में ज्ञान के बीज ने दिव्य विचारों को प्रसारित किया। जियोफैन को हुयान के शरीर में बची हुई शक्ति को बुलाने का प्रयास करने के लिए कहा। क्या ये संभव है? जियोफैन ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ज्ञान बीज बहुत उत्साहित था और उसकी अपनी हरी रोशनी प्रकट हुई, जिससे जियोफैन को समझने में मदद मिली। जियोफैन की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता है कि यह संभव है। इसके बाद जियोफैन ने वही तरीका अपनाया जो उसने अभी अभी सीखा था। उसने अपने हाथ जोड़े और तारे को प्रणाम किया। अमिताभ। जियोफैन ने बुद्ध का नाम जपा। जैसे ही जियोफैन की आवाज सुनाई दी, स्टार वास्तव में कांप उठा, जैसे कि प्रतिक्रिया में। वास्तव में जियोफैन की आंखें चमक उठी और फिर हुयेन की छवि उसके दिमाग में उभरी। हुइन हुइन हुइन। जियोफैन हुइन को बुलाते हुए फुसफुसाता रहा। अगले ही पल जियोफैन के चारों ओर अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। ये सुनहरा प्रकाश बहुत भ्रामक था, लेकिन जियोफैन को यकीन था कि यह बौद्ध धर्म का सुनहरा प्रकाश था। जैसे ही सुनहरी रोशनी दिखाई दी, तारा कांप उठा और बहुत खुश लग रहा था। फिर से आओ। जियोफैन ने बड़बड़ाया और उसकी आभा फिर से फूट पड़ी। उसने तारे की ओर देखा। अमिताभ, इसे मेरे लिए तोड़ दो। बूम बूम बूम। एक जोरदार धमाके के बाद तारे टूट गए और तारा मानचित्र सुनहरी रोशनी से भर गया। तारों भरे आकाश पर हल्की वर्षा की लहरें गिरने लगीं। ये टूट गया। जियोफैन के उतरने के बाद वह अच्छे मूड में था। इसने काम किया और अभी यह सब बहुत आसान था। ऐसा लग रहा था कि उसने तारों के मालिक की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और अब तारों को तोड़ना बहुत आसान था। स्टार मैप में भारी मात्रा में सुनहरी रोशनी की वर्षा हुई, जिससे ये स्थान जीवंत हो गया। तारे में खजाना दिखाई दिया और जियोफैन उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। यह क्या है? जियोफैन दंग रह गया। यह क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ। बहुत बढ़िया पढ़ाई। वहाँ पुडु सूत्र भी है। जियोफैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह व्यर्थ ही लड़ रहा था। ये चीजें किसी काम की नहीं हैं। इसका उपयोग कैसे करें? अजीब। जियोफैन ने एक सांस छोड़ी, शास्त्रों को पलटा और अंततः इन शास्त्रों की शक्ति की खोज की। साधारण नहीं, हालांकि वे ज्यादातर सहायक साधन हैं, लेकिन वे सभी बहुत अजीब हैं। अगर आप दूसरों से लड़ते हैं तो प्रतिद्वंद्वी को शायद बहुत नुकसान होगा अगर वह चौंका तो। जियोफैन ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें चमकती और चमकती जा रही थीं। उन्होंने उस दृश्य के बारे में सोचा जहां ज़ेउन मंदिर के पूर्वज ने वुशेन कबीले और वेयान कबीले के बुजुर्गों को मार डाला था। वह दृश्य बहुत विचित्र था। दूसरे पक्ष को दोषी महसूस कराएं और फिर विस्फोट करें। यद्यपि ये दूसरे पक्ष के निम्न दायरे से संबंधित है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि बौद्ध तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि यह शक्तिशाली लोगों के खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम उन पर अचानक हमला करते हैं तो हम उन्हें धोखा दे सकते हैं। जियोफैन ने अभ्यास करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तभी उसे फिर से सिरदर्द हुआ, क्योंकि इस तकनीक की सीमाएं हैं। धर्म का स्तर जितना ऊंचा होगा, आप उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। इस तारे में जो कौशल बचे हैं वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। ये कितना मजबूत है। बाद के चरण में ये जियोफैन की उम्मीदों से भी अधिक हो गया। इसके उपयोग का आधार यह है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका क्षेत्र कितना ऊंचा है,
बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि बौद्ध धर्म में आपकी अपनी उपलब्धियां कितनी ऊंची हैं। लेकिन ज़ियाओ फैन ने बौद्ध धर्म का अभ्यास नहीं किया था, तो उसे इतनी उच्च उपलब्धियां कैसे प्राप्त हो सकती थी। इसलिए ये कौशल उसके लिए बहुत कम उपयोगी हैं। जियो फैन थोड़ा अभिभूत था। ऐसा लगता है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सब मन की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए प्रभाव स्पष्ट नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं एक भिक्षु बन जाऊं? कोई रास्ता नहीं। जियो फैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ इन कौशलों के लिए भिक्षु कैसे बन सकता है? ये निश्चित रूप से संभव नहीं है। बाहर जाने का समय हो गया है। जियो फैन ने जाने की तैयारी करते हुए बड़बड़ाया। हालांकि जियो फैन के शरीर में ज्ञान का बीज अचानक कांप उठा। भाई, क्या तुम कुछ भूल गए हो? वुडाओज़ोंग ने तुरंत अपने दिव्य विचार भेजे। भूल गए क्या? जियो फैन दंग रह गया। हाँ, इसके बारे में ध्यान से सोचो, वुडाओज़ोंग ने जल्दी से कहा। भूल गए क्या? पेड़, वुडाओज़ोंग ने जल्दी से कहा। अंततः उसे समझ में आ गया कि वुडाओज़ोंग उसे यह बताने में इतना उत्साहित क्यों था कि वह हुलियान द्वारा छोड़ी गई शक्ति का उपयोग करने का प्रयास कर सकता है। मैंने अपना सारा समय अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में बिताया। वास्तव में जियो फैन वास्तव में वुडाओ को बोधि वृक्ष नहीं देना चाहता था। ये तो शुद्ध बर्बादी है। लेकिन अंत में जियो फैन ने फिर भी आह भरी और उसकी आत्मा स्टार मैप छोड़कर बाहर चली गई। ज़ियाओ फैन ने आह भरी और बोधि वृक्ष को बाहर निकाला। आत्मज्ञान का बीज ज़ियाओ फैन के शरीर से बाहर निकलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हाँ, बॉस, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वुडाओज़ोंग बहुत खुश हुआ और सीधे बोधि वृक्ष को जियो फैन के शरीर में ले आया। ये छोटा सा जीव बहुत अजीब है। जब तक ये पौधों से संबंधित है, कोई भी इसे ले जा सकता है और इसे स्वतंत्र रूप से परिष्कृत कर सकता है। नहीं, ज्ञान बीज के अनुसार इसे विलय कहा जाता है, और जो कुछ भी इसके द्वारा एकीकृत है वह वनस्पति प्रकृति का है। प्रबुद्ध लोगों ने ये भी कहा कि वे इसके साथ विलय करने के लिए तैयार हैं। वैसे बहुत अजीब है। जियो फैन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह देखना चाहता था कि ज्ञान के बीज को कैसे एकीकृत किया जाएगा। जियो फैन की आत्मा ने अपने शरीर की खोज की। तब वुडाओज़ोंग एक व्यक्ति की तरह था जो प्रवृक्ष को छूते हुए बुदबुदा रहा था, अच्छा बनो और मेरे शरीर में आओ, उसके बाद हम एक हो जाएंगे। प्रवृक्ष अनिच्छुक लग रहा था, कम से कम पहले वाले बड़े औषधि वृक्ष जितना आज्ञाकारी तो नहीं। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ने अपने सिर पर रखी हरी पत्तियों से बोधि वृक्ष पर थपथपाया। अच्छा रहो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। मेरे अंदर आओ और अपना कुछ विवेक बनाए रखो। जियो फैन, तब बोधि वृक्ष वास्तव में सहमत हो गया। उसने आज्ञाकारी रूप से ज्ञान के बीज द्वारा निगल लिया जाना चुना। बोधि वृक्ष को खाने के बाद ज्ञान बीज बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि जियो फैन उसे देख रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ज्ञान के बीज से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली जिसमें बोधि वृक्ष की खुशबू थी। ये बढ़ने लगा। बॉस, मैं गहरी नींद में सो जाना चाहता हूँ और बोधि वृक्ष की शक्ति को परिष्कृत करना चाहता हूँ। वुडाओज़ोंग ने अपने दिव्य विचार प्रेषित किए। सो रही हूँ, जियो फैन ने हल्के से कहा। वह इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक थे कि ज्ञानोदय का बीज अंततः क्या बनेगा। जियो फैन ने एक कदम उठाया और जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत ईर्ष्या हो रही है। इस समय जियो फैन के सिर में वानजियांग ने भी दिव्य विचार भेजे, जो दर्शाता है कि वह भी बड़ा होना चाहता था। जियो फैन, आपको किस चीज की जरूरत है? स्वादिष्ट, सभी चीजों के दिव्य विचार प्रेषित होते हैं। इसके बढ़ने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे ज्ञान के बीजों के समान होती हैं। आपको कुछ विशिष्ट चाहिए, लेकिन बात यह है कि वियंतियाने को जो चाहिए वह मिलना मुश्किल है। ये सही नहीं है। बात बस इतनी है कि उसके सामने आए खजानों का स्तर काफी ऊंचा नहीं था, इसलिए वानजियांग ने उन्हें नीची नजर से नहीं देखा। ठीक है, मैं बाद में इसे खोजने की कोशिश करूंगा, जियो फैन ने जवाब दिया। आखिरकार बॉस होने के नाते निष्पक्ष होना जरूरी है। सभी चीजें एक आनंददायक विचार व्यक्त करती हैं। जियो फैन ने पीछे हटने का स्थान छोड़ दिया। ज़ियाओ किंग और ज़ियाओली बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने ज़ियाओ फैन को बाहर आते देखा तो वे जल्दी से वहां पहुंच गए। पिता, जियो किंग और जियोली ने एक के बाद एक कहा। अच्छा, हाल ही में क्या हुआ? जियो फैन ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि गुप्त क्षेत्र में हर कोई हुयान के उत्थान के बारे में बात कर रहा है। जियोली ने कहा। हुयान ऊपर चढ़ गया।
बौद्ध जगत का द्वार दिखाई दिया और तारों वाले आकाश से हल्की बारिश हुई। पूरे गुप्त क्षेत्र में हर कोई इन चीजों के बारे में जानता था, खासकर जब हुयान ने अंत में बौद्ध जगत के द्वार में कदम रखा तो सभी ने इसे देखा। इस घटना के कारण गुप्त तारा क्षेत्र के अनगिनत लोगों को ईर्ष्या हुई। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो जियोफैन से ईर्ष्या करते हैं। आखिरकार हर कोई जानता है कि जियोफैन और हुयिन का घनिष्ठ संबंध है, और ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध रखना निश्चित रूप से भविष्य में फायदेमंद होगा। यहाँ तक कि अफवाहें भी हैं, क्या ये संभव है कि हुयिन जियाओफैन को स्वर्ग ले जाए? ये जानने के बाद जियोफैन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हुयान उसे ले जाना चाहता था, लेकिन जियोफैन खुद नहीं जाना चाहता था। बौद्ध जगत में जाने का क्या मतलब है? जियोफैन को लगा कि वहां बहुत बोरियत होगी। अब तो गुप्त सितारा क्षेत्र में भी अफवाहें हैं, कह रहे हैं कि जियोफैन पहले ही निकल चुका है, अन्यथा कई दिनों तक उसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं आई। वैसे भी ये बहुत जीवंत है। पिताजी, जियो किंग मुस्कुराया। ठीक है, जियोफैन ने सिर हिलाया, फिर उसने कई आत्मा जानवर कंगन निकाले। उन्होंने ये मियाओइन, चांगसुन और अन्य को रिहा कर दिया। फिर इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने लिन लिंग और यू क्योंग्याओ को रिहा कर दिया। जियोफैन, आजकल तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? ये मियाओइन, चांगसुन और अन्य ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी सभी पत्नियां जियाओफैन के पास आईं और उसे घेर लिया। इस बार जियोफैन ने उन्हें लंबे समय तक आत्मा जानवर कंगन में रखा। यू क्योंग्याओ और लिन लिंग चुपचाप बगल से देख रहे थे। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप सिर हिलाया। इतने लंबे समय के बाद उन्होंने आत्मिक जानवर कंगन के अंदर मौजूद प्रत्युपायों पर भी चर्चा की। ये जियोफैन के खिलाफ एक जवाबी उपाय है। जियोफैन ने एक सांस छोड़ी और सबके साथ चला गया। अब गुप्त क्षेत्र में जियोफैन को पूरी तरह से बगल में चलने वाला कहा जा सकता है। अब कोई शत्रु नहीं है। एओली चले गए। हुन युद्ध में मारा गया। लिंग जियो मर चुका है। वुशेन और वेयांग जनजातियों के अधिकांश दुष्टों को उनके द्वारा मार दिया गया। समान स्तर के राक्षसों में हुंगतियन स्टार क्षेत्र में कोई भी अधिक शक्तिशाली नहीं है। इसके बाद जियोफैन सभी को अवसर के एक अन्य स्थान पर ले गया। अब वह स्वयं को शांत करने, धीरे धीरे उन्नत होने तथा फिर 100 हाथियों के साम्राज्य में कदम रखने की योजना बना रहा है। ये मियाओइन, चांगसुनिंग और अन्य अब अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन उनकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। इसलिए जियोफैन ने अगले समय का उपयोग उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए करने की योजना बनाई। आखिरकार इस बार छोड़ने के बाद हुंगतियन स्टार क्षेत्र निश्चित रूप से अधिक खतरनाक होगा। वास्तव में जियाओफैन ने इस बारे में सोचा था कि क्या उसे अपने परिवार को बौद्ध दुनिया में ले जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं जाऊं, झाओ यानफू का क्या होगा? जियो ली भी इससे सहमत नहीं होगी। और जियोफैन अभी भी वुशेन कबीले और वेयान कबीले के प्रति अपनी नफरत को नहीं छोड़ सका। जियोफैन निश्चित रूप से जियोझो के विनाश का बदला लेगा। नए गुप्त स्थान पर पहुंचने के बाद जियोफैन ने युडिंग संप्रदाय के शेष सदस्यों को रिहा कर दिया। युडिंग स्कूल के ये प्रतिभाशाली छात्र बहुत खुश थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अंत इस तरह होगा। वे छोटे युडिंग संप्रदाय में शामिल हो गए और अंततः तारा क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए वे संभवतः बड़ी ताकतों के कुछ दुष्टों को भी उपलब्ध नहीं थे। वास्तव में ये जियोफैन का युडिंग संप्रदाय के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका मात्र है। युडिंग संप्रदाय में जीवन वास्तव में काफी अच्छा है। वे लोग बहुत अच्छे हैं। युडिंग संप्रदाय का रक्त पूल भी अच्छा है। लिन लिंग का आंकड़ा अहम। जियाओफैन ने दूर से लिन लिंग को देखा। वह एक पुराने पेड़ के नीचे शांत भाव से पैर मोड़े बैठा था और चुपचाप अभ्यास कर रहा था। जियोफैन ने अपनी थोड़ी को छुआ और दूरी पर यू क्योंग्याओ को देखा। यू क्योंग्याओ भी लॉन पर बैठी हुई ध्यान मुद्रा में थी तथा अपने पूरे शरीर को पोषण देने के लिए पास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। फिर जियोफैन ने जियो किंग और अन्य पत्नियों को देखा। वे एक समूह में एक साथ बैठे थे और बारी बारी से कोई उन्हें घूर रहा था। छोटी सूती जैकेट। जियोफैन ने आह भरी। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। हो सकता है कि उसे पर्याप्त गर्मी न मिले और शायद उससे हवा भी निकलती हो। अब जियाओ किंग की तरह वो हर जगह अपने पिता के अच्छे कर्मों को बर्बाद कर रहा है। और उसकी मौसियां भी। जियोफैन को अब चियुए लियानशान की बहुत याद आती है। देखो वे कितने अच्छे हैं।
जियोफैन ने अपनी नज़र हटा ली और महिलाओं को घूरना बंद कर दिया। उसने इसके बारे में सोचा और वेई झोंगशान के पास से आत्मिक जानवर का कंगन निकाल लिया। इतने लंबे समय तक जियोफैन ने वेई झोंगशान को नज़रअंदाज किया है। कुछ ही वर्ष बीत गए। वह और नियु तोंगक्सुआन, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ये जियोफैन की पिछली योजना थी। वेई झोंगशान और नियु तोंगक्सुआन को एक पुरुष और एक महिला के रूप में एक साथ बंद कर दिया गया था। ये दोनों शायद समय के साथ एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। बेशक ये भी संभव है कि समय के साथ प्यार विकसित हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा है। ये वह परिणाम है जिसे जियोफैन देखना चाहता है। जियोफैन ने पहले तो अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करके जांच की, लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये दोनों, जियोफैन ने सीधे वेई झोंगशान और नियु तोंगक्सुआन को आत्मा जानवर कंगन से मुक्त कर दिया। बाहर आने के बाद नियु तोंगशुआन और वेई झोंगशान दोनों ने एक एक लंबा कोड़ा पकड़ रखा था। उनके चेहरों पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। बाहर आने के बाद भी वे स्तब्ध थे। भाई, वेई झोंगशान ने आश्चर्य से जियोफैन को देखा और सोचा, इतने साल बीत गए और आखिरकार तुमने मुझे याद किया। जियोफैन को देखकर नियु तोंगक्सुआन ने अपने दांत पीस लिए, जानलेवा इरादे से भर गई और अपने हाथ में एक लंबा कोड़ा लेकर दौड़ना चाहती थी। लेकिन अंत में तर्क ने आवेग पर विजय पाली और वह अच्छी तरह जानती थी कि वह जीत नहीं सकती। और नियु तोंगक्सुआन पर कई प्रतिबंध अभी भी मौजूद हैं। वह इसे हल नहीं कर सकी। वरिष्ठ बहन नियु लाल चुड़ैल, नीला युद्ध पक्षी और नांगोंग लिंगक्सुआन नियु तोंगक्सुआन के पास उड़े, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी चिंता व्यक्त की। हाँ, नियु तोंगक्सुआन ने नाखुश दिखते हुए सिर हिलाया। क्या हुआ, सीनियर सिस्टर नियु? लाल शैतान उत्सुक था और फिर उसने वी झोंगशान को बुरी नज़र से देखा। क्या तुमने सीनियर सिस्टर नियु को धमकाया? वेई झोंगशान, मैंने ऐसा नहीं किया। वेई झोंगशान ने अन्याय में चिल्लाया। बेकार। जियोजिन आया और वी झोंगशान को तिरस्कार से देखा। वेई झोंगशान, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? वेई झोंगशान ने अपने दांत दिखाए। वह इस शेर को हरा नहीं सकता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से बल का प्रयोग करता। इसलिए मैं तुम्हें बेकार कहता हूँ। जियोजिन ने अपनी भौहें उठाई और आत्मविश्वास से बोला, और पास खड़े अन्य लोगों ने भी उसकी बात का खंडन नहीं किया। वेई झोंगशान को लगा कि उसका तिरस्कार किया जा रहा है या बेवजह तिरस्कार किया जा रहा है। भाई, मैंने कुछ नहीं किया। वेई झोंगशान ने जियोफैन को देखा और महसूस किया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मुझे पता है। जियोफैन ने सिर हिलाया और आह भरी, मुझे लगता है उन्होंने जो कहा वह गलत है। वेई झोंगशान ने बार बार सिर हिलाया, जियोजिन को देखा और उसे शाप देने वाला था। लेकिन इस समय जियोफैन ने कहा, स्पष्ट रूप से कचरे से भी बदतर। वेई झोंगशान, नियु तोंगक्सुआन, जियोफैन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम जो चाहो कर सकती हो? नियु तोंगक्सुआन को गुस्सा आ गया। वह स्वाभाविक रूप से जियोफैन के शब्दों का मतलब समझ गई। हाँ, मैं जो चाहूं वो करने में खुश हूँ। जियोफैन ने सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई। नियु तोंगक्सुआन ने अपने दांत पीस लिए और फिर से कार्रवाई करने की इच्छा महसूस की, लेकिन अंत में वह शांत हो गई क्योंकि वह जीत नहीं सकी। यदि वह उसे हरा नहीं सकती, तो नियु तोंगक्सुआन निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई करेगी और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जियोफैन, बात करना बंद करो। ये सही है, नाराज मत हो, वरिष्ठ बहन नियु। जियोफैन, तुम घृणित हो। लाल चुड़ैल, नीला युद्ध पक्षी और नांगोंग लिंगक्सुआन ने क्रमशः कहा। औरतें ऐसी ही होती हैं। जियोजिन ने ये देखकर बस अपना सिर हिला दिया। जियोफैन को लगता है कि महिलाएं वास्तव में परेशानी वाली हैं। वे सभी वेई झोंगशान और नियु तोंगक्सुआन के बीच विवाह के लिए सहमत हो गए थे। परिणाम अब अच्छा है, वे सभी अच्छे लोग बन गए। उसने नियु तोंगक्सुआन के सामने दिखावा किया और कहा कि वह गलत था। वरिष्ठ बहन नियु, नाराज मत हो। मैंने जियाओफैन से पहले ही आपको बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। बस इंतजार करो और देखो कि मैं उसके साथ आगे क्या करने जा रहा हूँ। लाल शैतान ने कहा। नियु तोंगक्सुआन ने सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। ये सही है, वरिष्ठ बहन नियु, चिंता न करें, हम निश्चित रूप से आपको इस अपमान से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। लैन झांके ने जल्दी से कहा। जियोफैन बेशर्म है, हम निश्चित रूप से आपको अपना गुस्सा निकालने में मदद करेंगे।
नानगोंग लिंगक सुआन ने भी कहा। नियुतोंगक सुआन बहुत आभारी थी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है। ये सुनने के बाद जियो फैन किसी को मारना चाहता था। उसे इतना दुष्ट कहा गया था। ये महिलाएं, आह! जियो फैन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। बहुत अधिक महिलाएं भी परेशानी पैदा करती हैं। कितने अफसोस की बात है, वह अभी भी बिना किसी औरत के किसी को चाहता है। नियुतोंगक सुआन ने कुछ लड़कियों के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वास्तव में जियो फैन से उसे खोलने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वह आज्ञाकारी बने रहे और चुपचाप अभ्यास करने के लिए एक कोना ढूंढ लिया। इससे जियो फैन को आश्चर्य हुआ। न केवल वह, बल्कि हर कोई भी आश्चर्यचकित था। ये नियुतोंग शुआन जैसा बिल्कुल नहीं था। वे सभी वेई झोंगशान की ओर देखने लगे और उत्सुकता से देखने लगे कि जियो वेई ने क्या किया है। वेई झोंगशान, मेरी तरफ मत देखो। वेई झोंगशान को लोगों के एक समूह द्वारा घूरे जाने पर असहज महसूस हुआ। जियो जिन वेई झोंगशान के पास गया, उसके कंधे पर थपथपाया और पूछा, जियो वेई, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने नियुतोंगक सुआन के साथ ऐसा किया था? ठीक है, वही। वह कौन सा है? वेई झोंगशान ने असमंजस में पूछा। यही तो है, बड़े भाई को यही करना सबसे ज्यादा पसंद है। जियो जिन ने बार बार पलकें झपकाईं। जियो फैन, फिर इसे पीटा गया। जियो फैन ने बिना दया के काम किया। वेई झोंगशान ने जो कुछ देखा उससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान आ गई। जियो वेई, मैं तुम्हारे पूर्वजों को चोदूंगा। जियो जिन बेवकूफ नहीं था और उसने वेई झोंगशान की चाल को समझ लिया। जानबूझकर ऐसा दिखावा करें कि आप कुछ समझ नहीं रहे हैं और फिर उससे घृणा महसूस करें। हे, जो भी तुम चाहो। वेई झोंगशान ने उदासीन भाव से अपने हाथ फैला दिए। जियो जिन ने अपने दांत दिखाए और कार्रवाई करना चाहा। यहाँ तक कि जियाओ किंग और जियाओ ली भी आकर्षित हुए और चर्चा में शामिल हो गए। जियो फैन ने जियो ली को एक संदेश भेजा और उसे वहां जाकर पूछने के लिए कहा। जियो ली ने इसके बारे में सोचा और वेई झोंगशान के पास आया। अंकल वेई। हाँ, वेई झोंगशान ने सिर हिलाया। उसे जियाओ ली के साथ सबसे ज्यादा सहज महसूस हुआ। अंकल वेई, क्या आपका और नियुतोंगक सुआन का कोई अफेयर था? जियो ली ने कमजोरी से पूछा। उसे ऐसा सवाल पूछने में बहुत असहजता महसूस हुई। लेकिन मेरे पिता ने मुझसे यही करने को कहा था। जियाओ ली क्या कर सकता था? नानगोंग लिंगक सुआन, रेड विच और ब्लू वॉबत सभी ने वेई झोंगशान की ओर देखा। यहाँ तक कि ये मियाओइन और चांग सन निंग भी करीब आए। वे सुनना चाहते थे कि वेई झोंगशान क्या कहना चाहता है। क्या वह बेकार है या बेकार से भी बदतर है? वेई झोंगशान ने दूर से नियुतोंगक सुआन की ओर देखा और कमजोरी से कहा, मैं कचरे से भी बदतर हूँ। जियो फैन, जियो ली, सब लोग हा। वेई झोंगशान, अब से तुम्हें अपना नाम बदलकर वेई वानबा रख लेना चाहिए और फिर तुम उस बूढ़े कछुए झाओ वूजी के साथ भाई बन जाओगे। जियो जिन जोर से हंसा, बहुत खुश दिख रहा था। चले जाओ, वेई झोंगशान ने गुस्से से उसे डांटा। वेई झोंगशान भी दुखी महसूस कर रहा था। जैसा कि जियो फैन ने कहा, लंबे समय तक स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट में रहने के बाद उन दोनों में निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं विकसित होंगी। लेकिन नियुतोंगक सुआन सामान्य नहीं है। वह एक सामान्य महिला कैसे हो सकती है? वह स्पष्टतः असामान्य है। सेंट मेडेन पीक की नंबर 1 महिला राक्षसी कैसे दमन के लिए तैयार हो सकती है? वह आसानी से किसी पुरुष के वश में कैसे हो सकती है? वेई झोंगशान ने ये सारी बातें कमजोरी से कहीं। अफसोस, अगर वह सीलबंद न होती और मुझे हरा न पाती, तो मुझे लगता है कि यही मेरी नियति होती। वेई झोंगशान ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, उन गुलामों जैसा ही। उन्होंने जिन दासों का उल्लेख किया वे थे चेंग हुई, शांग फेची और अन्य। ये वे राक्षस थे जिन्होंने जियाओ फैन की निचली रेखा को छुआ था और उन्हें पृथ्वी पर यातना स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जियो जिन ने अधीरता से पूछा। वह अपने दोस्तों के बारे में गपशप जानने के लिए बहुत उत्सुक था। अफसोस, उसे लोगों को प्रताड़ित करना पसंद है, इसलिए जब हम एक दूसरे को जानने लगे तो उसने मेरा काम चुराना शुरू कर दिया। बाद में मैंने उसके साथ इस क्षेत्र में कुछ ज्ञान पर चर्चा की और सोचिए क्या हुआ। वह वास्तव में उतना ही जानती थी जितना मैं जानता था, इसलिए हमने बातचीत की और बहुत सी नई चीजों का आविष्कार किया। वेई झोंगशान पहले तो असहाय था, लेकिन फिर बात करते करते वह और अधिक उत्साहित हो गया। उसकी उत्तेजना ने जियाओ फैन को अवाक कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी,
नियुतोंगक सुआन में उस तरह की वासना है। जियाओ वेई के साथ रहना सबसे उपयुक्त होगा। तो जियाओ फैन अपने परिचय में सही था। जियो वेई, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, समझे। जियो फैन ने वेई झोंगशान के कंधे पर थपथपाया और आंख मारी। ओह, वेई झोंगशान वहीं हतप्रभ खड़ा था। वह जवाब देना चाहता था लेकिन अपमानित होने से डर रहा था। जियो जिन भी मस्ती में शामिल होने के लिए आया और वेई झोंगशान के दूसरे कंधे पर थपथपाया। जियो वेई, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और बर्बाद होने का प्रयास करना होगा, क्या तुम समझती हो? जियो जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वेई झोंगशान, कब से कचरा बनना एक लक्ष्य बन गया। ये सही है, जियो जिन सही कह रहे हैं। वेई झोंगशान, आपको ये याद रखना होगा। लाल शैतान ने टिप्पणी की। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। बर्बादी से भी बदतर होने की अपेक्षा बर्बादी होना बेहतर है। लैन झांके ने सिर हिलाया। ये सही है अंकल वेई, आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। जियो किंग ने जल्दी से अपनी मां को बीच में रोका और लैन झांके ने उसके सिर पर थपथपाया। जियो किंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली। वेई झोंगशान, बस बर्बाद हो जाओ, नानगोंग लिंगाजुबान ने कहा। यहाँ तक कि ये मियाओइन और चांग सुन निंग ने वेई झोंगशान को सलाह दी कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके बर्बाद हो जाए। वेई झोंगशान रोने ही वाला था। ये बहुत निराशाजनक है। वे सब उसे परेशान करते थे। वह उनमें से किसी को भी नहीं हरा सका। भाई, कृपया मुझे वापस ले चलो, वेई झोंगशान चिल्लाया। जियो वेई ने पाया कि वह अकेले रहने के लिए बहुत उपयुक्त था और बाहरी दुनिया के संपर्क में आना पसंद नहीं करता था। बाहरी दुनिया द्वेष से भरी है। ओह, ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया और वेई झोंगशान को आत्मा जानवर कंगन में डाल दिया। जियो फैन ने सांस छोड़ी और फिर से अपना सिर हिलाया। जियो वेई, यहाँ तक कि जियो फैन को भी नहीं पता था कि वेई झोंगशान का व्यवहार सही था या गलत। सही, सब ठीक लग रहा है। गलत, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संक्षेप में कहें तो ये बहुत भ्रामक है। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग वेई झोंगशान द्वारा झेली गई पीड़ा को नहीं समझते। ठीक है, चलो सब अभ्यास करते हैं, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मियाओइन, चांग सुन निंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और अभ्यास शुरू करने के लिए एक शांत जगह खोजने की योजना बनाई। जियाओ किंग और जियाओ ली भी चले गए। केवल लाल चुड़ैल ही बची रही। क्या हुआ? जियो फैन ने पूछा। तुम्हें घूर रहा हूँ, लाल शैतान ने हल्के से कहा। उसकी लंबी टांगें बहुत आकर्षक थीं। ओह, ठीक है, जियो फैन ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि लाल चुड़ैल का क्या मतलब है। यह उनकी पत्नियों का सर्वसम्मत निर्णय था। किसी को बारी बारी से जियो फैन पर नजर रखनी थी ताकि यू क्योंग्याओ और लिन लिंग को कोई मौका न मिले। वे काफी लंबे समय से जियाओ फैन के साथ हैं और उसके चरित्र को अच्छी तरह से जानते हैं। जियो फैन अपने दुश्मनों के प्रति बेहद क्रूर और निर्दयी है। वह कभी पीछे नहीं हटेगा। वह अपने दोस्तों के प्रति भी बहुत वफादार है। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो यह आदमी उन सभी को स्वीकार करता है। लेकिन वह ऐसे आदमी है जिन्हें अगर किसी को उकसाया जाए तो जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे जियाओ फैन की पत्नियां उसे पसंद करने लगी, लेकिन साथ ही वे उससे नफरत भी करने लगी और उससे सावधान भी रहने लगी। इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब कोई बहन नहीं हो सकती। यदि जियाओ फैन कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर जाता तो वे शायद फिर से गिरोह बना लेते। लाल शैतान लड़की ने भी अभ्यास नहीं किया। वह सिर्फ जियो फैन के बगल में बैठी रही। जियो फैन ने बार बार आह भरी और अपने माथे को ढकने से खुद को नहीं रोक सका। होंग ए, यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपकी प्रगति पीछे रह जाएगी। नहीं, हम बस तुम पर नजर रखना चाहते हैं, लाल चुड़ैल ने तुरंत मना कर दिया। ओह, तुम, जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। इसे समझाना कठिन है, सभी महिलाएं ऐसी ही होती हैं। जियो फैन बेहद असहाय था, बेहद असहाय। जिसने भी कहा कि अधिक महिलाएं होना अच्छी बात है, उसे देखो। जियो फैन को इन चीजों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास किया। आजकल गुप्त तारा क्षेत्र बहुत शांतिपूर्ण है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि युवा पीढ़ी के बीच पहली लड़ाई इतनी भयंकर होगी। मैंने अभी एक गुप्त क्षेत्र खोला है। युद्ध में बड़ी संख्या में दुष्ट लोग मारे गए और उनमें से एक तो अज्ञात कारण से स्वर्ग में चला गया। आधुनिक युग में वे सभी दबाव महसूस करते हैं, गहरा दबाव। बड़ी संख्या में अद्वितीय राक्षसों के बिना वुशेन कबीले और व्यान कबीले जैसे राक्षस अब छिप नहीं सकते। छोटे और मध्यम बलों के दुष्टों के लिए वे खुश हैं। आप यहाँ अपनी इच्छानुसार अवसर तलाश सकते हैं।
पलक झपकते ही गुप्त तारा क्षेत्र छठे वर्ष के लिए खुल गया है। हाल ही में बहुत शांतिपूर्ण समय रहा है। यह अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी समय अचानक एक खबर सामने आई। इस क्षेत्र से बाहर भी कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके स्वभाव में भारी परिवर्तन आया है, लेकिन खबर सामने आने के कुछ समय बाद ही यह फिर से गायब हो गई। ये बहुत छोटा था और इसे एक गलतफहमी के रूप में समझाया गया। और बाहरी दुनिया। ज़ेवेक्सुआन और ज़ेयुन मंदिर गुप्त सितारा क्षेत्र के मध्य में स्थित हैं। विभिन्न सेनाओं के शक्तिशाली लोगों का एक समूह यहाँ इकट्ठा हुआ। वे पीछे नहीं हटे और यही प्रतीक्षा करते रहे। उनको अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने राक्षस के विकास को सुरक्षित रखें। मुझे नहीं पता कि अंदर की स्थिति क्या है, वुशेन कबीले के एक मजबूत आदमी ने मजबूत आभा के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं है। मुझे नहीं पता कि योजना सफल हुई है या नहीं, वेयान कबीले के एक मजबूत आदमी ने बगल से कहा। बोलते समय उसकी आंखें जिंगलुओ मंडप और ब्राइट रियल्म के स्थान की ओर भी देख रही थी। हे, योजना निश्चित रूप से सफल होगी, वुशेन कबीले के मजबूत आदमी ने कहा। दूरी पर पवित्र पशु क्षेत्र से आए शक्तिशाली पुरुषों ने भी आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई। इस बार युवा पीढ़ी वर्चस्व की होड़ में है। वुशेन कबीले और वेयान कबीले को सबसे पहले बड़ी संख्या में संभावित खतरों को खत्म करना होगा, विशेष रूप से जियोकिंग और जियोली। वे निश्चित रूप से अपनी व्यवस्था के तहत मर जाएंगे। अंधेरी जगह। ज़ेवेक्सुआन और ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज हमेशा से वहां रहे हैं। बात बस इतनी है कि उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, इसलिए खुले में ऐसा करना सुविधाजनक नहीं है। गुप्त क्षेत्र के लिए ये लड़ाई महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं उनमें से कौन सफल होगा? कुलपति ज़ेवेक्सुआन ने आकाशगंगा के पार ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज को अपनी आवाज प्रेषित की। मुझे नहीं पता। अगर उनमें से कोई सफल हो जाता है तो गुप्त क्षेत्र में आगे क्या होता है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज ने आवाज में जवाब दिया। हाँ, मुझे नहीं पता कि अंत में तुम ही चले जाओगे या मैं, ज़ेवेक्सुआन के पूर्वज ने आवाज में उत्तर दिया। हे, जो भी छोड़ता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बस शांति से परिणाम की प्रतीक्षा करो। अमिताभ। ज़ेयुन मंदिर के बूढ़े पूर्वज ने अपने हाथ जोड़े और संदेश प्रसारित किया। चले जाओ गंजे गधे। यदि लिंग जियो अंत में सफल हो जाता है तो ज़ेवेक्सुआन के पूर्वज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से गंतव्य सिर्फ बौद्ध क्षेत्र ही नहीं है। हुयान सफल हुआ और अंततः बौद्ध जगत में गया तथा ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज को बौद्ध बना दिया। बुद्ध लोक में जाना बौद्ध धर्म का पालन करने वाले सभी लोगों की आजीवन इच्छा होती है, और दोनों सेनाओं के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई शिक्षाओं के अनुसार अंततः सफल होने के बाद आपके पास ऊपरी दुनिया का दरवाजा खोलने का मौका होगा। जब गुप्त क्षेत्र खत्म हो जाएगा तो वे वापस आ जाएंगे और अधिक मजबूत होकर वापस आओ तो अंत में ज़ेवेक्सुआन और ज़ेयुन मंदिर दोनों को बहुत मजबूत किया जाएगा। दोनों पक्षों का मूल एक ही है, तो लाभ किसको होगा? ये भी सबसे बड़ा रहस्य है। चाहे वह लिंग जियाओ की सफलता हो या हुयन, ज़ेवेक्सुआन और ज़ेयुन मंदिर निश्चित रूप से अंत में हुंगतियन स्टार क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। दोनों शक्तियां अप्राप्य हो जाएंगी और फिर बड़ी संख्या में मजबूत लोगों को विकसित करें। एक मजबूत आधार छोड़ दें और उनमें से एक को ऊपर ले जाएं और छोड़ दें। इसके बाद दोनों ताकतें एक में विलीन हो जाएंगी और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा शुरू में था। ये दोनों प्रमुख ताकतों का सर्वोच्च रहस्य है। इस गुप्त क्षेत्र के खुलने का सच्चा अर्थ भी यही है। जहां तक अन्य ताकतों से प्रतिभाशाली और बुरे लोगों को शामिल होने की अनुमति देने की बात है, तो वह अनगिनत साल पहले की बात है, जब ज़ेवेक्सुआन और ज़ेयुन मंदिर पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहे। अन्य ताकतें दोनों दलों द्वारा नियंत्रित गुप्त तारा क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए थीं और अंततः लाचार होकर उन्हें समझौता करना पड़ा। गुप्त सितारा क्षेत्र में जियोफैन और उसके परिवार ने अब वुशेन कबीले, वेयान कबीले और रक्त कबीले द्वारा नियंत्रित सभी गुप्त स्थानों का दौरा किया है। इतना ही नहीं, ज़ियाओफैन ने इन गुप्त स्थानों की नींव भी नष्ट कर दी। इन चीजों को पीछे छोड़ने से दुश्मन को मदद मिलेगी। जियोफैन निश्चित रूप से इस तरह की बात के बारे में विनम्र नहीं होगा। और गुप्त तारा क्षेत्र में अब जियोफैन का वास्तव में कोई दुश्मन नहीं है। भले ही वह अब कार्रवाई नहीं करता है, जियोकिंग जियोली की तरह ही अजेय है। अब लड़ने वाला कोई नहीं बचा है। पूरा परिवार एक साथ है। अच्छा लगता है। बेशक ये मियाओइन और अन्य लोगों की राय में ये बेहतर होगा यदि लिन लिंग और यू क्योन्याओ बाद में वहां न हों।
जियोफैन ने भी कुछ समय पहले प्रकाश के क्षेत्र से लोगों को आत्मा जानवर कंगन में प्राप्त किया था और उसके जाने के बाद उसे बस उन्हें भेजने की जरूरत थी। जियोली ने फिर से पिशिंग गेट से आए लोगों से मुलाकात की। इस बल को किसी तरह से उनके ठिकाने का पता चल गया और वे जल्दी से वहां पहुंचे। थोड़ी देर तक जियाओली के साथ बातचीत करने के बाद लियू वियान और अन्य लोग चले गए। बेशक लियू वुक्सिन का रवैया अभी भी वही था, लेकिन अब वह अभिमानी होने की हिम्मत नहीं करती थी। ये तथ्य कि जियाओ फैन एओली को हरा सकता था और लिंग जियाओ से अकेले ही लड़ सकता था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह कितना शक्तिशाली था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वह मुकाबला कर सके। देखते ही देखते आधा साल और बीत गया। गुप्त तारा क्षेत्र के अंत तक अभी भी 3.5 साल बाकी हैं। गुप्त तारा क्षेत्र में अस्पष्ट रूप से दरारें दिखाई देने लगी और कुछ महान अवसर उभरने लगे। मूलतः गुप्त तारा क्षेत्र इस प्रकार था। शुरुआत में ये प्रतिभाएं थीं जो वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, अपनी अपनी शक्तियों की नींव को अवशोषित कर रही थीं, और फिर पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अन्य महान अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। अफसोस की बात है, ये समय अतीत से भिन्न है। बड़ी ताकतों के वे सभी दुष्ट प्रतिभाशाली लोग जो प्रतिस्पर्धी थे, अब समाप्त हो चुके हैं। अब जियोफैन के परिवार को सब कुछ जीतने में सक्षम कहा जा सकता है। अब जियाओ जिन अपनी छाती बाहर निकालकर और सिर ऊंचा करके चलता है। जब दूसरी ताकतों के दुष्ट लोग उसे देखते हैं तो उन्हें विनम्र होना पड़ता है और उसे मिस्टर जिन कहना पड़ता है। बहुत दूर 3 बड़ी गोलियां दिखाई दी। ये भी एक मौका है। इसके अलावा इन तीनों दवाओं के औषधीय गुण अत्यंत शक्तिशाली हैं, जो कि जियाओ फैन को पहले मिली दवा से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ये वह स्थान है जहां 3 सितारे मिलते हैं। जब जियोफैन वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में शक्तिशाली दुष्ट और प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे हो चुके थे और वे सभी अमृत के लिए आ रहे थे। लेकिन जब जियोफैन और उसका परिवार आया, ये प्रतिभाशाली लोग जो मूल रूप से अमृत के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, वे सभी पीछे हट गए और अब उनमें प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा नहीं रही। देखो, ये गुलाम साम्राज्य का मानव सम्राट जियाओ फैन है। जियो किंग और जियोली, उनके क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। ये परिवार बहुत डरावना है। इनसे पंगा मत लो। चलो चलें, दवाई से अपनी जान मत लो। जियोफैन और अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण आसपास की स्थिति अचानक बदल गई। जो दुष्ट प्रतिभाशाली लोग अमृत लेने आए थे, वे निराश होकर लौट गए। मुझे जाना होगा। जियोफैन और अन्य की प्रतिष्ठा अब बहुत खराब हो चुकी है और मैं उन्हें बिल्कुल भी भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। बड़ी संख्या में लोग चले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं गए हैं। आखिरकार जियोफैन और अन्य लोगों ने पहले कभी निर्दोष लोगों की हत्या नहीं की थी, इसलिए वे अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। लेकिन इस समय जियो जिन खड़ा हुआ और प्रकाश पर्दे के पास आया जहां बड़ी दवा दिखाई देने वाली थी। अहम जियो जिन ने पहले अपना गला साफ किया, फिर आसपास खड़े लोगों की ओर देखा। इस महान वैद्य का उपनाम जियो है। क्या आप समझे? जियोफैन, ये मियाओइन, जियो किंग, पास के लोग, यहाँ तक कि जियोफैन को भी उम्मीद नहीं थी कि जियोजिन अचानक ऐसा करेगा। लेकिन सभी शेर चले गए हैं। अब इसे रोका नहीं जा सकता। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और उसे ऐसा करने दिया। तुम्हारे अवसर का कोई मालिक नहीं है और केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं जिनके भाग्य में ये लिखा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक राक्षस ने बहादुरी से कहा। ये सही है, ये सही है। क्यों? ये सही है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। हे, क्यों? जियोजिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गया, अपना विशाल मुंह खोला और एक भयानक भक्षण शक्ति जारी की। इतने लंबे समय तक अवसर के इस स्थान पर जियोफैन का अनुसरण करने के बाद जियोजिन की ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। उसका वंश असाधारण है और अब उसे बहुत सारे अवसर प्राप्त हो गए हैं। वह बहुत शक्तिशाली है। मेरी ताकत से, जियोजिन ने बहुत दबंगई से कहा। लानत है, ये शेर कितना घृणित है। धक तेरी की, धिक्कार है शेर पर। आसपास के कई प्रतिभाशाली और बुरे लोग, जिनके मन में अभी भी बड़ी दवा के बारे में विचार थे, गुस्से से बोले। लेकिन वे सिर्फ बातें कर रहे थे, किसी ने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। चलो अब जियोजिन की ताकत के बारे में बात नहीं करते हैं। जियोफैन, जियो किंग और जियोली अभी भी यहाँ हैं। जो भी सचमुच इस शेर पर हमला करेगा, वह काफी समय तक जीवित रहेगा। जियोफैन ने असहाय होकर आह भरी, अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। अंततः आसपास की बड़ी संख्या में दुष्ट आत्माओं को भगा दिया गया।
यद्यपि ये दुष्ट प्रतिभाशाली लोग अनिच्छुक थे, फिर भी वे सभी चले गए। चलो अवसर के अन्य स्थानों पर चलते हैं। टहलना। यदि आप अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते तो आप छिपने का जोखिम तो उठा सकते हैं। ये दुष्ट प्रतिभाशाली लोग एक के बाद एक चले गए। अवसर केवल एक ही स्थान पर नहीं है, अन्य स्थान भी हैं। जियोजिन विजयी भाव से वापस गया। भाई, मैंने अच्छा काम किया है ना? ये ठीक है। जियोफैन ने सिर हिलाया। हालांकि जियोजिन ने अभी जो किया वह बहुत दबंग था। जियोफैन को ये बहुत पसंद आया। वास्तव में जियाओजिन ने जो कहा वह सही है। उन दुष्ट प्रतिभाशाली लोगों को रखने का कोई मतलब नहीं है। यदि जियाओफैन, जियाओकिंग या जियाओली में से कोई भी यहाँ है तो वे दवा नहीं ले जा सकते। अगर यह उन्हें सहयोग से मिल भी जाए तो क्या वे इसे छीन सकते हैं? पूर्ण शक्ति के सामने वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हर कोई महान दवा के आने का इंतजार कर रहा है। दवा की खुशबू आसपास से फैल रही थी और लोग इसे हल्का सा सूंघने पर भी नशे में महसूस कर रहे थे। बहुत आरामदायक। जियोजिन बोलने से खुद को रोक नहीं सका। पूरा शेर नशे में था और उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी ताकत में थोड़ा सुधार हुआ है। ये मियाओइन और अन्य लोगों ने भी दा याओ को ज्वलंत आंखों से देखा। ये सचमुच एक महान खजाना है। बाहरी दुनिया में प्रमुख ताकतों के पूर्वज भी इसके प्रति आकर्षित होंगे। अब जियाओफैन के शरीर में आत्मज्ञान का बीज निष्क्रिय था, इसलिए उसने अमृत में अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए कोई विचार नहीं भेजा। और भले ही इस बार वो डाओझों की रुचि हो, जियोफैन उसे देने की योजना नहीं बना रहा है। इस शक्तिशाली दवा के कई उपयोग हैं। ये लोगों को महत्वपूर्ण क्षणों में वापस जीवन में ला सकती है, इसलिए जियाओफैन आपातकालीन स्थिति के लिए इसे अपने पास रखना चाहता है। 1 घंटे के 1/4, 1 घंटा, 1 दिन बाद आखिरकार 3 महान औषधीय पौधे जमीन पर उतर आए। वे दरार से बाहर निकल गए, जिससे आसपास की औषधीय शक्ति और भी मजबूत हो गई। तीनों बड़े औषधीय पौधे बुद्धिमान हैं और वे भागना चाहते हैं, लेकिन जियोफैन कैसे सहमत हो सकता था? जियोफैन एक ही सांस में 3 शुद्ध लोगों में बदल गया और अपने 3 क्लोनों को उनका पीछा करने और अपने हाथों में सभी 3 औषधीय जड़ी बूटियां लेने का आदेश दिया। यहाँ तक कि जियोफैन के वास्तविक शरीर को भी कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ताकत और मजबूत हो गई है। अब उसे लगा कि वह किसी भी समय 100 हाथियों के राज्य तक पहुंच सकता है। वह तो बस इसे दबाना चाहता था। दवा लेने के बाद जियोफैन और उसका परिवार वहां से निकलकर अगले अवसर वाले स्थान की ओर चल पड़े। अब इस गुप्त क्षेत्र में विभिन्न अवसर आ गए हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अंत में जियोफैन और उसके परिवार को भारी लाभ मिलेगा। बाहरी दुनिया के लिए, यहाँ तक कि वुशेन कबीले और वेयान कबीले के शक्तिशाली लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। जियोफैन और उसका परिवार महान अवसर वाले अगले स्थान पर पहुंचे। यह क्या है? जियोफैन आश्चर्यचकित हुआ और आगे देखने लगा। यह एक प्रास्तंभ है जिसकी सतह पर सुनहरे शास्त्र चमक रहे हैं। यह अवसर आत्मज्ञान का है। जियोफैन के शरीर में मौजूद वानजियान बहुत उत्साहित था और उसने जियोफैन से कहा कि उसे पत्थर की पट्टिका और शास्त्र दोनों चाहिए। यह आपके लिए काम करता है? हाँ, मुझे इसकी जरूरत है। अच्छा। जियाओफैन ने सिर हिलाया। भले ही वानजियांग ने कुछ नहीं कहा, फिर भी जियाओफैन पत्थर की पट्टिका और शास्त्र को ले जाएगा। और यह अभी भी पहले जैसा ही है। जब जियोफैन आया तो आसपास के सभी प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग पीछे हट गए और चले गए। अब जब ये दुष्ट सितारा आ गया है तो उसे भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? जहां तक शेष लोगों का प्रश्न था, जियोजिन आगे आया और बहुत शक्तिशाली तथा दबंग तरीके से उन्हें भगाता रहा। यह अवसर भी जियो का है। जियाओजिन ने यह बात दबंगई से कही, जैसे उसका नाम तुंजिन नहीं बल्कि जियाओजिन था। जियोफैन ने आह भरी। ये जियोजिन वास्तव में कुछ खास है, लेकिन ये तरीका बेहतर है। अगर वह मजबूत भी हो जाए तो भी मजबूत होने का क्या मतलब है अगर वह अपने आसपास के लोगों के लिए सुविधा और लाभ नहीं लाता? इस तरह से सोचते हुए जियोफैन को भी लगा कि जियोजिन ने पर्याप्त नहीं किया है। सिस्कारी। जब जियोजिन गर्व महसूस कर रहा था तभी पास में एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। जो व्यक्ति आया था वह एक ठंडी शक्ल वाली महिला थी और उसका स्वभाव नानगोंग लिंगित्सुआन से काफी मिलता जुलता था। यह अवसर मेरा है, निकल जाओ। महिला ने जियाओजिन को ठंडे भाव से देखा। तुम कौन हो? जियोजिन ने बहादुरी से दहाड़ते हुए कहा। उसे इस महिला से संकट की भावना महसूस हुई। यह महिला बहुत मजबूत है। लियू रुजी, लाल चुड़ैल, नीला युद्ध पक्षी
और नानगोंग लिंगक्सुआन सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि जियो फैन भी दंग रह गया। यह महिला पवित्र मेडेन पीक से लियू रूजी है। जियो फैन ने उसे पहले भी पीटा था। मूल रूप से जियो फैन इस व्यक्ति के बारे में भूल गया था, लेकिन वह इस समय प्रकट हुआ। हे। लियू रूजी ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ सभी की ओर देखा। उसने पहले नानगोंग लिंगक्सुआन को लालच से देखा और फिर जियाओ फैन को गुस्से से देखा।